हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टैटिक एज। आज हम इस वीडियो में देखेंगे 26 फरवरी के करंट अफेयर्स और उसे हम अपने स्टैटिक पोर्शंस के साथ लिंक करके पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आज तो ज़्यादा कुछ न्यूज़ है नहीं। सबसे पहले हाई कोर्ट जज के रिमूवल की बात है, उसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और HPV वैक्सीन के बारे में है। बस इतना ही है और कुछ मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा नहीं तो मैंने नहीं दिया है। तो सबसे पहले आज चालू करते हैं। तो लोकसभा की जो पैनल है, जो जस्टिस वर्मा के केस में इनके घर में आग लगी थी तो ढेर सारे कैश जले हुए मिले थे, तो उनके रिमूवल की जो पैनल है जो चार्ज को इन्वेस्टिगेट करेगी, तो उनके एक मेंबर चेंज हो गए हैं। तो फिर से लोकसभा स्पीकर ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया है पैनल को, तो उससे रिलेटेड है। तो हमारे लिए स्टैटिक एज में देखा जाएगा कि रिमूव हाई कोर्ट के जज होते कैसे हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 217 1B में रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज की बात की गई है। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जैसे ही होती है इसके भी रिमूवल। तो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात कही गई है। तो ये दोनों जज एक ही प्रोसेस से रिमूव होते हैं, तो वो प्रोसेस भी समझ लेते हैं। सबसे पहले कौन सी एक्ट से रेगुलेट होती है इसका प्रोसेस, तो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। कौन कौन से ग्राउंड है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। प्रोसेस सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले नोटिस देंगे। लोकसभा में अगर नोटिस है तो 100 MPs के रिटेन चाहिए, राज्यसभा में है तो 50 MPs के रिटेन नोटिस चाहिए। उसके बाद स्पीकर के पास जाएगा, स्पीकर डिसाइड करेंगे कि इस मोशन को एडमिट करना है या नहीं। अगर वो डिसाइड करते हैं कि नहीं करना है तो वो मोशन वहीं ख़त्म हो जाएगा। अगर डिसाइड करते हैं कि इसे किया जाना चाहिए तो इंक्वायरी कमेटी बैठेगी। इंक्वायरी कमेटी में कौन कौन होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होंगे। ये तीनों इंक्वायरी करेगी चार्जेस पे। अगर वो इंक्वायरी सही है तो आगे बढ़ेगा, अगर वहीं ख़त्म हो जाती है तो वो रिजोल्यूशन वहीं ख़त्म हो जाता है। अगर वो इंक्वायरी ने कहा कि ये सच में इन चार्जेस जो है सही हैं तो इस रिजोल्यूशन को पास करना होगा। कौन से मेजोरिटी से, तो मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। उसके बाद जाएगा दूसरे हाउस में, दूसरे हाउस में भी सेम रिजोल्यूशन से मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। उसके बाद जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उसे रिमूवल ऑफ ऑर्डर को साइन कर देंगे। एक बात इसमें ध्यान रखने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, CAG हो या फिर CEC हो, इन सब के बारे में हम लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं कि इनका इम्पीचमेंट हो रहा है, तो ये बात गलत है। इम्पीचमेंट इनका नहीं होता है, इनका होता है रिमूवल। इम्पीचमेंट सिर्फ एक आदमी का होता है और वो है प्रेसिडेंट। तो ये बात ध्यान में रखने वाली है। अक्सर एग्जाम्स इसी में ट्रैप कर लेते हैं, होगा रिमूवल दे देंगे इम्पीचमेंट, तो वो गलत हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वो भी देख लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट का रिमूवल का प्रोसेस क्या क्या है। तो हाई कोर्ट का हमने देख लिया ये वाला, CAG का भी सेम है, ऐसा ही है। चीफ इलेक्शन कमीशन का भी ऐसा ही है। इलेक्शन कमिश्नर का है क्या ऐसा, तो नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर का कैसे है, CEC अगर प्रेसिडेंट को रिटन में लिख के दे देते हैं तो उनका रिमूवल हो जाएगा। उसके बाद UPSC का क्या है, ऐसा ही है, तो नहीं है ऐसा। UPSC का कैसे है कि सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगी और उसके बाद अगर चार्जेस सही हैं तो प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर देंगे। प्रेसिडेंट का कैसा है, प्रेसिडेंट का ऐसा ही है, तो नहीं, प्रेसिडेंट का भी ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो 100 MPs के जगह 1/4 MPs हो जाएंगे लोकसभा में या फिर 1/4 राज्यसभा में। उसके बाद चेयरमैन को पहुंचेगा। उसके बाद इसमें कोई इंक्वायरी कमेटी नहीं बैठती है। सबसे पहले रिजोल्यूशन को एक हाउस में पास किया जाता है, उसके बाद दूसरे हाउस में भेजा जाता है, तो दूसरा हाउस जो है चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगी और इन्वेस्टिगेट करने पे अगर चार्जेस सही हो जाते हैं तो इसमें कोई ऑर्डर नहीं इशू होगा, प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड। तो प्रेसिडेंट का थोड़ा टफ है और ये बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए ये वाले मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें सिर्फ है 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। इसमें है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसमें है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो प्रेसिडेंट का रिमूवल इम्पीचमेंट तो बहुत टफ है। वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल कैसे होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल
होना है। राज्यसभा में अगर रिजोल्यूशन पास हो जाता है और लोकसभा में एग्री हो जाता है तो इनका रिमूवल हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल और गवर्नर कैसे होते हैं, ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे है, तो इनको हटाना भी प्रेसिडेंट के हाथ में है, प्रेसिडेंट नहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो कोर्ट्स गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू प्रोसीजर ओवर इन्वायरमेंटल डैमेज, सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज ने ये कहा है। और उसके साथ ही एनजीटी हैज स्पेस फॉर एक्सपर्ट, मोर ऑफ देम आर नाउ फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो इन्हों पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर ये एलिगेशन वगैरह लगे हैं कि ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्रोसीजर पे दिया जा रहा है एनवायरमेंटल डैमेज को ताक में रख के, और इसमें एक्सपर्ट्स के लिए जगह है लेकिन फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिसर अपॉइंट हो रहे हैं इसमें। तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। हमारे स्टैटिक एज में ये भी, इस नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल भी बहुत न्यूज़ में रहा है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो कब एस्टेब्लिश हुआ, 2010 में, एनजीटी एक्ट 2010 से। तो इसका काम क्या है, सबसे पहले तो जो भी इन्वायरमेंट रिलेटेड केस है उनको फास्ट ट्रैक में सॉल्व करना और डिस्प्यूट को निपटाना जल्दी से। तो वही है पर्पस, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड स्पीडी जस्टिस। कौन कौन से लॉ को ये इन्फोर्स करती है, तो वाटर एक्ट, एयर एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट और एक छोटा सा पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। ये ट्रैप हो सकता है कि इसमें इंश्योरेंस है तो इसका इन्वायरमेंटल से क्या कनेक्शन हो सकता है, तो हो सकता है, तो ये याद में रखने वाली चीज़ है 1991 का। और मेंबर कौन से हैं, तो चेयरमैन प्लस जुडिशियल मेंबर होते हैं और एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स हो सकते हैं, तो 10 से 20 हो सकते हैं और एक्सपर्ट मेंबर भी 10 से 20 हो सकते हैं। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में, और छोटे स्मॉल ब्रांचेस भी डिफरेंट प्लेसेस पर हैं। चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और कंसल्टेशन किससे लेती है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इसके चेयरमैन बनते हैं। कितने टाइम के लिए, 5 साल या फिर 70 साल तक एज तक। अब आगे देख लेते हैं। तो कल हमने कराया था HPV वैक्सीन, तो उसी से रिलेटेड है। ये कौन सी है, DNA वायरस से। तो अब इसका स्टैटिक एज को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो HPV कौन सी है, DNA वायरस है, स्प्रेड है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। वैक्सीन कौन सी है, तो गार्डासिल, ये वाला अभी अप्रूव्ड हुआ है। हमारा सर्वावैक है इंडिजीनियस, लेकिन अभी अप्रूवल इसको नहीं मिला है। तो DNA वायरस और RNA वायरस में स्टैटिक पोर्शंस के लिए है ये हमारा स्टैटिक एज। तो सबसे पहले वही देख लेते हैं। DNA में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA में राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये DNA हाईली स्टेबल होता है और RNA हाईली अनस्टेबल होता है, तो इसमें म्यूटेशन खूब होते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि RNA और रैपिड म्यूटेशन, तो दोनों में ये है। और DNA में है तो DNA को ऐसे गुड बॉय की तरह लिख सकते हैं कि ये इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, शरारती नहीं है, तो D फॉर D, और गुड में भी D आता है। और होस्ट सेल के न्यूक्लियस में ये रेप्लिकेट होता है और ये साइटोप्लाज्म में, तो ये एक याद करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और उसके बाद इसका वैक्सीनेशन लॉन्ग लास्टिंग होता है, लेकिन इसमें ढेरों अपडेट करने पड़ते हैं। स्मॉल पॉक्स, HPV, ये सब DNA वायरस के एग्जाम्पल हैं। कोविड-19, फ्लू, पोलियो, इबोला, ये सब RNA वायरस के एग्जाम्पल हैं। तो अब आगे क्या है, आगे तो कुछ नहीं है। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं वीडियो को, तो प्लीज़ मैं कहूँगा लाइक कीजिए। अपने जो भी आपके दोस्त हैं जो सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको हेल्प हो सके इसलिए उनमें शेयर कीजिए, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस और लाते रहें। तो चलिए आज तो इतना ही है, आज आप लोगों की जल्दी छुट्टी, तो अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए थैंक यू।